यदि आज के इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो यहाँ 100% दावा है कि आपका परीक्षा में एक भी अंक नहीं कटेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। या फिर आपसे पूछता है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ से इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये उसका उदाहरण हो गया है। ठीक है, इसके बाद में जो प्रश्न है आपका, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसके बाद में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाना है। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया, ये नोट वाला बिंदु आप मत लिखिएगा, उदाहरण इसके यहाँ से लिख दीजिएगा संयोजन अभिक्रिया के। ठीक है, इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न है वहाँ है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो बढ़िया तरीके से इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा कंप्लीट। देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में 100% आएंगे, इन्हीं से आपका वार्षिक पेपर बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया के बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वहाँ है रेडॉक्स अभिक्रिया, उदाहरण आप एक उदाहरण इसका लिख लीजिएगा समीकरण। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका सफ़ेदी करने के 2 या 3 दिनों के बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, आंसर का 2 हिस्सों में आपका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक हो गया और इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक। किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, उसका नाम लिखना है और सूत्र लिखना है। ठीक है, यह इतना सा आपका उत्तर है, पर ये 100% आता है आपके परीक्षा में। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ इसका दूसरा, इसके बाद में आता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं और विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो ये विकृत गंधिता की परिभाषा और ये हो गए इसके रोकने के उपाय। ठीक है, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और विश्वास रखिएगा, इन्हीं में से आपका वार्षिक पेपर बनेगा। आप मिलान कर लीजिएगा भले ही। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसका ये आंसर है। ठीक है, देखिए मैं इनका, यदि आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये सारी वीडियो को मैंने अच्छे से प्लेलिस्ट में तैयार कर उपलब्ध करा दिया है, वहाँ से आप समझिए। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी कि इनका आंसर आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट के द्वारा देने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका है उष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो आपका पार्ट 2 है उससे यहाँ महत्वपूर्ण परिभाषा है अम्ल की, क्षारक, क्षार, गंधी सूचक, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब जो ये प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले अम्ल है, इनसे आपका रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य या फिर एक वाक्य में उत्तर इससे ही बनता है। पूछ लेता हो कि संतरा लिख देगा इस तरफ और जोड़ी मिलान कीजिएगा, उस तरफ लिख देगा मेलिक अम्ल की, सिट्रिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल। तो आपको इन अम्लों के नाम अच्छे से करना है। इसमें से 100% हर साल एक ना एक जरूर पूछा जाता है, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बहुत ही सिंपल इसका आंसर भी है। नीले लिटमस को यहाँ लाल कर देगा, लाल को यहाँ नीला कर देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ सिंपल सा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका यहाँ प्रश्न हो गया और इसका ये आंसर। ठीक है, और इसके नीचे जो प्रश्न है वहाँ है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का क्यों चालन करता है। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वहाँ है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। इसके बाद में अगला है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड
विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋण आयन की सांद्रता किससे प्रभावित होती है? और जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? ठीक है। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? ठीक है। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप आंसर का, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, 2 बार स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ प्रश्न, यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका भी स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा। इसके बाद में है, एक ग्वाला जो है ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो यहाँ प्रश्न बदल पूछा गया इसमें 2 प्रश्न की ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर क्षारीय क्यों बना देता है? ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा इसी प्रश्न में से पूछा है, 2 हिस्से में से एक हिस्सा आता है। ठीक है, अलग अलग प्रश्न यानी 2 प्रश्न हैं। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? यहाँ से इसका आंसर लिख दीजिएगा। देखिए ये आंसर यहाँ तक है। यहाँ प्रश्न तो आपका हर वर्ष पूछा जाता है। एक निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र तथा अनुसूत्र का एवं साधारण इनके नाम लिख दीजिएगा। इनमें से एक जरूर पूछा जाता है, जैसे साधारण नमक दे देगा, उसका पूछ लेगा आपसे कि रासायनिक सूत्र बताइए या रासायनिक नाम बताइए। तो बढ़िया तरीके से अच्छे से कंप्लीट इन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद में यहाँ तक। अब यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बेकिंग सोडे का धावन सोडे के उपयोग या विरंजक चूर्ण के उपयोग, इनमें से एक उपयोग हर वर्ष आता ही है। देखिएगा 2 उपयोग पूछे जाते हैं, आपको मैंने 5 उपयोग इसके उपलब्ध कराए। जो अच्छे लगे, सरल लगे, उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में दूसरा है आपका विरंजक चूर्ण के उपयोग। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगला है आपका धावन सोडा का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदरोती बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि यहाँ से लिखिएगा इसे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में, दंत चिकित्सा के रूप में, मूर्ति खिलौने बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में। इसके बाद में ये छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। एक बार पढ़ेंगे जिसमें ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 90 तक हो गई। इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के का उदाहरण दीजिएगा। यहाँ भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और लोहे को जंग से बचाने के कोई 2 तरीके। इसके बाद में है, ऐसी 2 धातुओं के नाम दीजिएगा। कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे सुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु धातु में अंतर। हर वर्ष धातु धातु में अंतर तो आता ही है, वहाँ रासायनिक गुणधर्म वो हो या भौतिक गुणों के आधार पर हो। इसके बाद में यहाँ कारण बताइए वाला प्रश्न है, और ये इसका आंसर है। इसमें 3 कारण वाले प्रश्न हैं, तो तीनों के ये ABC के रूप में इनके आंसर। धातु के कोई 5 भौतिक गुण धर्म और भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर। ठीक है, और इसके नीचे वाला प्रश्न है आपका आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म बताइए। तो देखिए इसमें हेडिंग करना, भौतिक प्रकृति, गलनांक, क्वथनांक, घुलनशीलता, विद्युत चालकता। अब यहाँ से ये पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न करिएगा। यहाँ से 10वां के बाद में यहाँ से 14 और 15वां प्रश्न दूसरा। और यहाँ से ये हाइड्रोकार्बन, 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना, सूत्र उनके बताइए। ये उनका शेष आंसर बचा हुआ। और ये दीर्घ उत्तरी के दोनों प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वाले और साबुन और अपमार्जक में अंतर। अगला है डोबे-राइनर का अतिरिक्त नियम क्या है? यहाँ से तीसरा मेंडलीव का आवर्त नियम, चौथा मेंडलीव के आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं?
और इसके बाद में यहाँ से ये 10वां और 11वां प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते चलिए। इसके बाद में यहाँ से 13वां, 14वां, 23, 24, यहाँ से क्वेश्चन 7, 8 और यहाँ पर 9। अगला है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो बढ़िया तरीके से इसका आंसर भी आपका अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धमनी शिरा में अंतर और वायवी और अवायवी श्वसन में कोई 3 अंतर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइएगा। और यहाँ से यह क्वेश्चन नंबर 16, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। देखिए विज्ञान में आपका 2 चित्र 100% आते ही हैं। ठीक है, यानी कि 4 अंक में 2 चित्र आएंगे, 8 नंबर आपको दिलाकर जाएंगे। तो ये पुष्प का अच्छे से बनाइएगा। फिर इसके बाद में यहाँ से ये मानव का श्वसन तंत्र, मानव जनन तंत्र का चित्र, मानव के हृदय का नामांकित चित्र, इसके बाद में है आपका मानव के पाचन तंत्र का चित्र। ठीक है, यह मानव के पाचन तंत्र का चित्र है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र। देखिए 2 हिस्से में ले लीजिएगा, थोड़ा नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, इतना ले लिया। इसके बाद में इस हिस्से का ये चित्र है। अब छोटी छोटी परिभाषाएं आपकी एक बार पढ़िएगा, जिसमें ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और इन सभी परिभाषाओं की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, जिसको मैंने वीडियो के द्वारा अच्छे से समझाया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर भी इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ से है निषेचन 17वें प्रश्न तक, प्रश्न क्रमांक कहाँ तक, 17 तक। ठीक है, 17 के बाद में ये 19वां आपको निशान लगाना है। स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिएगा। 19 के बाद में यहाँ पर आपका ये 22, कुछ पौधों को उगाने के लिए कई प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए ये जिनके ऊपर यहाँ पर एम लिखा हुआ है, यही आपको आंसर इनके अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन 35, 34 और इसके बाद में यहाँ दीर्घोत्तरी का पहला अमीबा वाला और यहाँ दूसरा। बढ़िया। स्वपरागन और परपरागन में अंतर, आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। अब फिर से आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं आ गई है। इनके सारे के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अलग अलग बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है प्लेलिस्ट के द्वारा भी। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए निशान लगे हुए प्रश्न ही पर ही आपको करना है, यहाँ 12वां तक। ठीक, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यहाँ प्रश्न भी हर वर्ष से पूछा जाता है। देखिए यहाँ 20 और 21 में भी पूछा गया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। इसके बाद में यहाँ पर ये प्रश्न 10, 11 और 13। ठीक है, जिन पर निशान लगे हुए हैं उन्हीं को ही आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में यहाँ से 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, इसके बाद है आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचिए। चलिए, इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम, और ये इसका चित्र बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से। और चाहे तो आप इस चित्र के बारे में बता भी सकते हैं। ठीक है, अगला है गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा उत्तल की परिभाषा दर्पण की और अवतल दर्पण की परिभाषा भी। वैसे चित्र आते नहीं है पर आप कर लीजिएगा, भले ही करना चाहे तो। यहाँ प्रश्न आपका 100% आता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और समतल दर्पण का उपयोग। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं।
इसके बाद में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है। और वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं? ठीक है। और ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है? अगला है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? इसके बाद में मानव नेत्र का नामांकित चित्र, और इसके बाद में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए चित्र नहीं पूछता इसका, खाली केवल पूछता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप यहाँ तक इसको लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद में यहाँ चित्र, देखिए यहाँ चित्र किसका है, यहाँ प्रश्न देखिए पढ़िएगा। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। ध्यान से देखिएगा, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र है। ठीक है। एक वर्ष क्या हुआ था, 2020 में यहाँ प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, तो बहुत सारे बच्चे इस चित्र को ही कर आ गए थे। ये चित्र कौन सा है आपका? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का चित्र है। ठीक है। और यह प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। ठीक है। बढ़िया तरीके से करिएगा और अच्छे से करिएगा। इसके बाद में है कोलाइडी विलियन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख, यानी उसका भी चित्र बढ़िया से कर लीजिएगा। फिर आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए एम लिखा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में विद्युत धारा के ऊष्मी प्रभाव के अनुप्रयोग लिखिए। इसके बाद में विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? और यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ प्रश्न आपका 100% आता ही है कि विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के नाम या प्रतीक लिखिए। देखिए इनका अवयव दे देंगे, आपको प्रतीक इनका देना है। विद्युत सेल, बैटरी, ठीक है, कुंजी, प्लग, तार संधि, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, विद्युत बल्ब, प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, एमीटर यानी कि आमीटर भी बोलते हैं इसे, और वोल्ट मीटर। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर सन भी लिखा हुआ है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया है। और इसके बाद में ये इसका दूसरा पॉइंट, थोड़ा छोटा स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया है और ये 5 पॉइंट हो गए। और इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये यहाँ है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसको बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। अगला है आदर्श ईंधन के गुण लिखिए। आदर्श ईंधन के लक्षण, या किसी भी तरह से प्रश्न आएगा आपका, एक आदर्श ईंधन के गुण बताइए, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताइए, आदर्श ईंधन के लक्षण बताइए, एलपीजी एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन है, क्यों समझाइए, तो यहाँ सारे उसके आंसर हैं। इसके बाद में नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत में अंतर, तो यहाँ अंतर इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से बढ़िया तरीके से ले लीजिए। फिर है आपका जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है, और जीवाश्म ईंधन को जलाने से हानियां। बायोगैस या गोबर गैस का नामांकित चित्र, देखिए इसे बायोगैस भी कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं, और जैव गैस का नामांकित चित्र भी कहलाता है। अगला है बायोगैस एक उपयुक्त ईंधन क्यों माना जाता है, या फिर बायोगैस की विशेषता है, तो बढ़िया तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और इसी के बाद में है आपका बायोगैस संयंत्र किसानों के लिए वरदान है, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से सोलर कुकर का नामांकित चित्र बना लीजिएगा। सोलर कुकर से लाभ और सोलर कुकर से हानियाँ, तो देखिए ये है सोलर कुकर से हानियाँ, ठीक है।
अगली फिर से आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं आ गई जिनके पीछे एम लिखा हुआ है वहीं करिएगा आप। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद में यहाँ से पारितंत्र के अपघटकों की भूमिका। अगला है क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दिया जाए या मार दिया जाए। और इसके बाद में है आहार जाल और खाद्य जाल में अंतर। मैंने आपको विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का आंसर भी उपलब्ध करा दिया है, तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और यदि आप अंत तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर